हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 मोस्ट रिपीटेड थिएटर टाइप्स, जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे थिएटर या फिर टाइप्स ऑफ थिएटर बार बार नेट एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो बिना कोई डिले के साथ सीधे हम लोग वीडियो में एंटर करते हैं। पहला हमारा जो थिएटर है वो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जिसका आपने कभी ना कभी नाम सुना ही होगा। तो आइए हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं विद थिएटर ऑफ एब्सर्ड। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि क्वालिटीज़ क्या है थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, बट उससे पहले कुछ फिगर्स जो कि एसोसिएटेड है हमारे थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे मार्टिन एसलिन। मार्टिन एसलिन वो हमारे फिगर हो जाते हैं जो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट और ये टर्म को दिया है। नेक्स्ट जो हमारे हो जाते हैं वो हैं जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को पॉपुलराइज किया है, और वो है सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट ने अपने वर्ड्स जैसे कि वेटिंग फॉर गोडोट या फिर हैप्पी टाइम्स को लेकर उन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है क्या नहीं है वो तो अभी हम लोग जान ही लेंगे, लेकिन पॉपुलराइज करने वाले या फिर ट्रेंड में लाने वाले हमारे सैमुअल बेकेट है। हालांकि इसे फॉलो करने वाले आगे कई राइटर्स जैसे हैरल्ड पिंटर या टॉम स्टोपार्ड आपको दिखेंगे। और इसके अलावा एक और हमारे ऐसे राइटर है जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को काफ़ी पॉपुलराइज किया है, और वो है हमारे एल्बर्ट कमू। तो ये 3 नाम आप याद रखना, दैट इज मार्टिन एसलिन, सैमुअल बेकेट एंड एल्बर्ट कमू। तो आइए जानते हैं कि आखिर है क्या ये। मार्टिन एसलिन, जो कि मैंने आपको बताया, उन्होंने ये टर्म दिया था 1960 में एक ऐसे जिसका नाम ही था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और ये टर्म वहीं से तो निकल कर आता है। जी हाँ, यही ऐसे 1960 जो कि मार्टिन एसलिन ने लिखी थी। ये टर्म पहले यूज कर ली गई थी एल्बर्ट कमू के द्वारा 1942 में एक ऐसे कॉल्ड द मिथ ऑफ सिसिफस, और पॉपुलराइज करने की बारी जब आए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गोडो में कैरेक्टर्स जैसे कि लकी, पोजो, व्लादिमिर एंड एस्ट्रोगन के द्वारा उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया है। इसमें अगर बात की जाए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या नहीं है, तो इसमें आपको नॉनसेंस टॉक, यानी कैरेक्टर्स आपस में जो बात कर रहे हैं या फिर जो भी उनकी कॉन्वर्जेशन रहती है उसमें कोई लॉजिक और सेंस होता नहीं है, और यही तो एब्सर्डिटी है। एब्सर्डिटी का मतलब जिसमें कोई रीज़न ना हो, लॉजिक ना हो, सेंस ना बने वो सारी बातों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेटिंग फॉर गोडो की बात कर ली जाए तो इसमें हमारे जो 2 कैरेक्टर्स है, दैट इज व्लादिमिर एंड एस्ट्रोगन, वो दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन में कोई तुक ही नहीं बनता है। हर दिन वो लोग एक इंसान का वेट करते हैं जिसका नाम गोडो होता है, और वो इंसान कभी आता ही नहीं है। और इसके अलावा और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में बात करती है, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या आप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में बात की जाती है। और अगर देखा जाए तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद आई है, जहाँ पे लोगों ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एसेंस और कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दिए थे, और शायद इस रीज़न से ये टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट करती है। कैरेक्टर्स की बात कर ली जाए तो वो जब भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते तो उनकी कोई पर्पस ही नहीं दिखती। जैसे कि वेटिंग फॉर गोडो में हमारे ये 2 कैरेक्टर व्लादिमिर एंड एस्ट्रोजन तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पोजो और लकी नाम के भी कैरेक्टर्स हैं, जहाँ पे पोजो जो है वो अपर क्लास को पोर्ट्रे कर रहे हैं और लकी जो है वो लोअर क्लास, जिसे स्लेव के रूप में दिखाया गया है। वो दोनों के भी बीच का कॉन्वर्जेशन, स्पेशली जो लकी की जिब्रिश डायलॉग होती है, वो तो उसकी कोई तुक ही नहीं बनती है। सेकेंड है हमारा एपिक थिएटर। एपिक थिएटर की बात कर ली जाए तो जैसा नाम है वैसा काम है। तो सेकेंड जर्नी के थ्रू हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो ये टर्म देने वाले एरविन पिस्कैटर थे, और प्रपोज करने वाले ब्रेटोल्ट ब्रेख्ट थे, जो कि जर्मनी के थे। इस टर्म में बहुत सारे आपको जानकारी मिलेगी, जिसमें से यहाँ क्या होता है कि ऑडियंस से डायरेक्टली कांटेक्ट इमोशनली नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है फ्लडिंग द थिएटर विथ ब्राइट लाइट्स, यानी कि हमें ऐसी सेटिंग रखनी है जहाँ पे ऑडियंस को ये रियलाइज हो कि वो कोई रियल लाइफ की सिनेरियो नहीं देख रहे बल्कि एक थिएटर देख रहे हैं। इसी के कारण वो खुद को इमोशनली इंडल्ज नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस या एक्ट या कोई भी एक्टर जो कि उस कैरेक्टर को निभा रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि कोई एक ऑडियंस में कपल बैठे हैं और वो कपल की अभी रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रही है, और वैसा ही सेम सिनेरियो अगर थिएटर में दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं एक कपल थिएटर वाले कपल से रिलेट करना शुरू करेंगे और वो इसे रियल लाइफ सिनेरियो महसूस करेंगे। बट यही तो हमें ब्रेक करना है कि थिएटर जो इंसान देख रहा है उसे लगे कि वो थिएटर ही देख रहा है, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन नहीं देख रहा है। तो इसके लिए क्या क्या हमें करना है जहाँ पे थिएटर कॉन्शियस होके ऑडियंस देखे? पहला कि बहुत सारे ब्राइट लाइट्स डालना है। मान के चले कि रात की सेटिंग है, रात की सेटिंग रहेगी तो थिएटर पे भी, स्टेज पे भी वही दिखाया जाएगा कि रात की सेटिंग है, बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन ब्राइट लाइट्स डालने की वजह से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे और उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि वो बस एक थिएटर ही तो देखने आए हैं। सेकेंड है, एक्टर्स बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसा कि गोविंदा के आपने एक टिपिकल मूवी में देखा होगा, सम 2000s वाली या 1990s वाले में, जहाँ पे गोविंदा ही अंकल है, गोविंदा ही गोविंदा है, वही माँ भी है, वही बहन भी, यानी पूरा फैमिली में जो परिवार एग्जिस्ट कर रहा है वो गोविंदा ही है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको चाची 420 में दिखेगा, जहाँ पे कमल हसन खुद का कैरेक्टर तो कर ही रहे हैं लेकिन चाची का भी कैरेक्टर करे। यानी एक एक्टर अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करता है तो उससे क्या होती है, ऑडियंस कनेक्ट करना बंद कर देती है। किससे? वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर उस पर्टिकुलर एक्टर से। तो ये फिर एक और वॉल बन जाती है ऑडियंस और एक्टर या फिर थिएटर के बीच में, जहाँ पे ऑडियंस को अगेन कॉन्शियसनेस वो आते हैं और बिलीव करते हैं कि वो थिएटर देख रहे हैं, ना कि रियल लाइफ सिनेरियो देख रहे हैं। थर्ड है हैविंग कैरेक्टर्स रीअरेंज द सेट इन फुल ऑफ ऑडियंस। आपने कभी ना कभी अगर थिएटर देखा होगा, मे बी स्कूल लाइफ में या फिर कभी आगे जाकर अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, या फिर यूं ही आपकी रुचि अगर होगी तो जब भी सेटिंग चेंज होती है थिएटर की तो पर्दे गिर जाते हैं और पर्दे के पीछे सारी सेटिंग चेंज होती है। इससे क्या होता है कि ऑडियंस को रियलाइज होता है कि उनके सामने सेटिंग चेंज नहीं हुई, ये सेटिंग अचानक से आई है, तो उन्हें फील होता है कि वो एक दूसरे प्लेस में चले गए। लेकिन यही सेटिंग बिना पर्दे की चेंज होती है। मान के चले कि अभी एक डाइनिंग रूम का सेटिंग था स्टेज पे, जहाँ पे एक बड़ा सा टेबल और बहुत सारे चेयर थे और फूड थे, और अचानक से सेटिंग बेडरूम में चली जाती है तो पर्दे गिराने की जगह यहाँ पे पर्दे नहीं गिरेंगे और जितने भी एक्टर्स या जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो ऑडियंस के सामने ही सारी सेटिंग हटाएंगे। यानी डाइनिंग टेबल के जगह बेड लगेगी, चेयर्स के जगह कबर्ड लगेगी, बहुत सारी सेटिंग जो है वो ऑडियंस के सामने चेंज होगी। इससे अगेन उन्हें रियलाइज होगा कि वो एक थिएटर देख रहे हैं, ना कि एक रियल लाइफ सिनेरियो देख रहे हैं। फोर्थ, जो कि लास्ट है हमारा, दैट इज ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल क्या होता है, जहाँ पे कोई एक्टर डायरेक्टली इंटरैक्ट करने लग जाता है ऑडियंस से। ये शायद आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा जहाँ पे एक्टर्स जो है वो डायरेक्टली कैमरा में फेस करते हैं और ऐसा लगता है कि वो सारे एक्टर्स आपसे बात कर रहे हैं, जो कि अगेन ये रियलाइज करवाता है कि ये एक्टर्स जो है कोई कैरेक्टर निभा रहे हैं, बल्कि ये एक्टर्स कोई एक कैरेक्टर है नहीं। निभाना और होना में बिल्कुल फ़र्क होता है। जहाँ पे एक्टर्स प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम ही तो वो कैरेक्टर्स है, लेकिन ऑडियंस को वो पता रहती ही है कि हाँ ये तो एक कैरेक्टर को निभा रहे हैं, ना कि ये कैरेक्टर को जी रहे हैं। जिससे अगेन क्या होता है, एक बड़ा सा गैप बन जाता है थिएटर और ऑडियंस के बीच में। तो ये हो गई हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है थिएटर ऑफ क्रूअल्टी। थिएटर ऑफ क्रूअल्टी हमारा तो बहुत फेवरेट रहा है नेट एग्जामिनेशन का, और ये जून जो कि कैंसिल हो चुका एग्जामिनेशन है 2024 का, उसमें थिएटर ऑफ क्रूअल्टी आया भी था। तो आइए जानते हैं होता क्या है ये। थिएटर ऑफ क्रूअल्टी की जब भी बात कर ली जाए तो 2-3 नाम आप हमेशा याद रखना। सबसे पहला जो नाम है वो क्या है, वो है आर्टॉड का। आर्टॉड या फिर एंटोनिन आर्टॉड जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ये वही इंसान है जिन्होंने थिएटर ऑफ क्रूअल्टी को बिल्ड किया है। हालांकि एंटोनिन आर्टॉड सररियलिज्म से रिलेटेड थे, वो सररियलिज्म मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से वो सररियलिज्म मूवमेंट को छोड़कर वो एक अपना थिएटर स्टार्ट करते हैं, वो है थिएटर ऑफ क्रूअल्टी। इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो है इम्पॉसिबल थिएटर। इम्पॉसिबल थिएटर ये टर्म देने वाली कोई और नहीं बल्कि स्टीफन बार्बर है, और इसे माना जाता है कि
डेवलप किया गया है बाय फ्रेंच एवेनगार्ड प्ले राइट एंटोनिन आर्टोट के द्वारा, जो उन्होंने एक वर्क लिखी थी द थिएटर एंड इट्स डबल, 1938 में ये आई है। तो आप ये वर्क और ये ईयर दोनों ही को याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर्टिस्ट जो है वो असॉल्ट करते हैं सेंसेस ऑफ ऑडियंस, और उन्हें पूरी तरीके से सिंक करना होता है इमोशंस में। इसका मतलब ये जस्ट ऑपोजिट है एपिक थिएटर में। एपिक थिएटर में जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑडियंस को कॉन्शियस होना रहता है, ऑडियंस को रियलाइज करवाना होता है कि आप रियल लाइफ में नहीं है, आप बस एक थिएटर देख रहे हैं, तो ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। वही थिएटर ऑफ क्रुअल्टी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ऑडियंस क्या करते हैं, वो खुद को सिंक होने देते हैं। वो सारी फीलिंग्स जो शायद अब तक में वो दबा के रखे थे, या फिर उनके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में चल रही थी, और उन्हें भी रियलाइज नहीं हो रही थी कि वो ये सारी फीलिंग को झेल भी रहे। और मान के चले कि मैं एज अ पर्सन बहुत सैड हूँ, बट मुझे भी नहीं पता है अंदर से मैं क्यों सैड हूँ, क्या है क्या नहीं है, बट मैं थिएटर देखने लगी, और वो थिएटर में कोई एक एक्टर है जो कि मेरे जैसा उसकी लाइफ सिनेरियो जा रही है, यानी वो कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है वो एक्टर, उसकी सिनेरियो लाइफ की मेरे जैसी ही है। तो मैं उस कैरेक्टर से रिलेट करने लग गई और मैं फूट फूट के रोने लग गई। इसका मतलब क्या है कि अब तक में वो सारे डिज़ायर या फिर अब तक में वो सारे फीलिंग जो कि मैंने खुद पे भी एक्सप्रेस नहीं किया था, वो ये थिएटर को देखकर निकल के आने लगी। यही तो है हमारा थिएटर ऑफ क्रुअल्टी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एंटोनिन आर्टोट का वर्क लेस सेंसी है। इसके अलावा हमारे 3 और इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जो कि थिएटर ऑफ क्रुअल्टी से जुड़े हुए हैं, जिनमें पहला नाम है जॉन जेनेट का, सेकेंड है पीटर ब्रूक का, और थर्ड है जर्सी ग्रोतोस्की का। नेक्स्ट है हमारा थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड। जैसा नाम है वैसा काम है। थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड की बात कर ली जाए तो इसे फोरम थिएटर के नाम से भी बोला जाता है। इसे 1970s में स्टैब्लिश की गई थी बाय ए ब्राज़ीलियन डायरेक्टर जिनका नाम ऑगस्टो बॉल है। इसमें अगर देखा जाए तो वो सारी ऑप्रेस्ड फीलिंग्स या फिर वो सारी ऑप्रेस्ड चीज़ें जो कि हम लोग डेली लाइफ में झेलते हैं, उसकी थीम यहाँ पे दिखाई जाती है। It is designed for people or characters who want to learn ways of fighting back against oppression going in their daily lives. मान के चले कि कोई एक इंसान है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने डोमेस्टिक लाइफ में बिजी है, और साथ ही साथ उसका जब पार्टनर आता है या फिर जब आती है तो वो पार्टनर उसे समझ नहीं पाती। यानी ये डेली का किस्सा चल रहा है जहाँ पे इंसान खुद ही जो है वो डिप्रेस्ड या फिर लो फील कर रहा है, लेकिन उसका पार्टनर उसे समझ नहीं रहा है। यही कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम को दिखाया जाता है और इसी ऑपरेशन को थिएटर में दिखाया जाता है, जहाँ पे कैरेक्टर्स लर्न करते हैं कि किस तरीके से इस ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट करे। राइट, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। इसका सिंपल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्प कर रहे हैं टू गेट आउट ऑफ द एडिक्शन ऑफ ड्रग्स या फिर टू गेट आउट ऑफ द एडिक्शन ऑफ फोन। आजकल बच्चों के पास फ़ोन रहती है और बच्चे आराम से फ़ोन में यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर वो चलाना सीख जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी की एडिक्शन उन्हें लग जाती है। तो किस तरीके से ये ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन इन द सेंस एक तरीके का प्रॉब्लम प्रेजेंट किया जाता है और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी थिएटर में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा थिएटर ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट जो हमारा थिएटर है वो है मेटा थिएटर। आइए जान लेते हैं ये क्या है। मेटा थिएटर की बात कर ली जाए तो ये टर्म देने वाले हमारे कौन थे, लियोनेल एबेल, और ये 1963 में ये टर्म उन्होंने दिया है, जहाँ पे कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों एक साथ ही रिफ्लेक्ट किया जाता है। ऑडियंस जो है वो तो लाफ करते ही हैं करते प्रोटैगनिस्ट पे, बट साथ ही साथ वो क्या है, एम्पैथेटिक फील करते, यानी थोड़ी कॉमेडी थोड़ी ट्रेजेडी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट की कुछ बेवकूफ़ी या फिर कुछ स्टूपिडिटी पे ऑडियंस हंसते तो है, लेकिन अगर यही प्रोटैगनिस्ट अगर आगे जाके अपने लाइफ में सफ़र करता है, मे बी अपने लव लाइफ में या फिर किसी और लाइफ में, डेली मर्रा की ज़िंदगी में, तो यही ऑडियंस उस प्रोटैगनिस्ट की तरफ सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक फील करते हैं। रिचर्ड हॉर्नबी जो है उन्होंने कुछ डिफरेंट टेक्निक्स बताया है या फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है मेटा थिएटर्स की। तो आइए जान लेते हैं ये है क्या। सबसे पहला है कि कोई भी एक सेरेमनी होगा प्ले में, यानी शायद मैरिज हो या फिर बर्थडे हो या किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर ली जाए
हैमलेट की, तो हैमलेट में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक फ्यूनरल रखा जाता है, हालांकि ये फ्यूनरल पूरी अच्छी तरीके से होती ही नहीं है। सेकंड है रोल प्लेइंग। हालांकि फ्यूनरल एक सेरेमनी नहीं है, तो हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे आपको टेम्पेस्ट मिल जाएगा शेक्सपियर का। शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट है वो एंड किस तरीके से होती है, एक मैरिज से एंड होती है। रोल प्लेइंग विद इन अ प्ले, या फिर इसे हम लोग प्ले विद इन अ प्ले भी बोलते हैं। प्ले विद इन अ प्ले क्या होता है कि एक प्ले के अंदर एक प्ले परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि हैमलेट ऑफ शेक्सपियर। हैमलेट क्या, अगर आपने हैदर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हैमलेट जस्ट टू गेट टू नो कि क्या उन्हीं के अंकल ने उन्हीं के फादर को मारा है, तो वो क्या करता है, वो एक थिएटर परफॉर्म करवाता है जहाँ पे एग्जैक्टली वो सीन इनैक्ट करता है जो कि घोस्ट ने हैमलेट को बताया था। रेफरेंस टू रियलिटी, रेफरेंस टू रियलिटी यानी कि कहीं ना कहीं आपको रियलिटी से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, यानी जो चीज़ें रियल लाइफ में होती है वही तो होगी। इसी के कारण शायद ऑडियंस सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक फील करते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, सीन या इवेंट को लेके। सेल्फ रेफरेंस ऑफ द ड्रामा, यानी ड्रामा में भी आपको कहीं ना कहीं सेल्फ रेफरेंस की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ मिलेगी, इवन फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये हो गई मेटा थिएटर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी लगी होगी। अगर ये सारी कॉन्सेप्ट्स और टर्म आपको समझ में आई है तो ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, जहाँ पे 3 फेमस कोटेशन है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। All the world's a stage and all the men and women merely players. We are such stuff as dreams are made on. तो ये 3 ऐसी कोटेशन हैं जो कि बहुत कॉमन है और थिएटर में यूज़ की गई है। आप मुझे ये बताना कि कौन सी प्ले में ये सारी कोट्स आती है और किन्होंने ये सारी डायलॉग्स को बोला है। हिंट की बात कर ली जाए तो चलो मैं हिंट दे देती हूँ कि ये सारे प्लेज जो है वो शेक्सपियर की है, और ये सारे ही जो डायलॉग्स या फिर ये सारी ही जो कोटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में या फिर आप किसी भी तरीके का वीडियो चाहते हैं कि जो मैं बनाऊं, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, कमेंट and do subscribe to the channel.